उधर मिडिल ईस्ट की जंग अब एक बेहद खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक डी डे और नई पाबंदियों के ऐलान के बाद ईरान ने अब दुनिया को हिला देने वाली धमकी दे दी है। तेहरान ने साफ चेतावनी दी कि उसका पलटवार अब किसी भूकंप की तरह होगा और वो फारस की खाड़ी से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी संसद में परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकलने पर भी मंथन तेज कर दिया है। तो 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अमेरिका अभी तक ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाया है। बमों के धमाके, टॉप कमांडरों का सफाया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जबरदस्त नौसेना की नाकाबंदी ईरान का सरेंडर नहीं करा पाई है। ट्रंप ने अब अपना आखिरी दांव खेला है, जिसके तहत 24 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे से ईरान के खिलाफ अमेरिका का इकोनॉमिक डी डे या भयंकर आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़ा आर्थिक युद्ध शुरू हो चुका है। पश्चिम एशिया में बीते 6 महीने से चल रही ये जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पूरे विश्व का आर्थिक ढांचा ढह सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान की आर्थिक रीढ़ पूरी तरह से तोड़ने के लिए इकोनॉमिक डी डे का ऐलान किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की ओर से घोषित की गई इन नई पाबंदियों का मकसद ईरान के उस वैश्विक नेटवर्क को ध्वस्त करना है जिसके जरिए तेहरान सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देता आया है। लेकिन अमेरिका की इस आर्थिक नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने घुटने टेकने की बजाय दुनिया को हिलाने वाली चेतावनी जारी कर दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख मोहसिन रजाई ने साफ कहा, अगर अमेरिका ने आर्थिक युद्ध जारी रखा तो हमारा जवाब किसी भूकंप की तरह होगा और फारस की खाड़ी से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने दी जाएगी। بحث محاصره دریایی خب محاصره دریایی که امروز نیست که الان چند ماه محاصره دریایی هستیم ولی ما نفتمون رو فروختیم. ما در همین 1 ماه 2 ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت در اون 2-3 روزی که توافقنامه اون هفته اول توافقنامه अमेरिका और इजराइल की 6 महीने पहले शुरू की गई सैन्य कार्रवाई जब बेनतीजा साबित होने लगी तो अमेरिका ने अपने वित्तीय हथियारों का इस्तेमाल तेज कर दिया। स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक नई पाबंदियां मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है। ईरान जिन डिजिटल संपत्तियों और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन कर रहा था, उन पर कड़ी निगरानी। दुनिया भर में फैली वो मुखौटा कंपनियां जो ईरान को कलपुर्जे और वित्तीय सहायता मुहैया कराती हैं, ऐसे ईरानी सिस्टम से जुड़ी तकनीक और शेल कंपनियों पर भी पाबंदी लगाना। ईरान से तेल की खरीद फरोख्त या व्यापार जारी रखने वाले देशों और निजी जहाजी कंपनियों को चेतावनी दी गई कि वो अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से बेदखल कर दिए जाएंगे। हालांकि दुनिया भर के वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि ये कोई पूरी तरह से नया ढांचा नहीं बल्कि पुराने प्रतिबंधों को और कड़ाई से लागू करने का प्रयास है। लेकिन ईरान के कूटनीतिक रुख ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो दबाव में आने वाला नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने तंज कसते हुए कहा, हम लंबे समय से शतरंज खेल रहे थे और अब पोकर भी सीख चुके हैं, यानी अब हम दोनों का मिला जुला खेल खेलेंगे। So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the
Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory. पलटवार को तैयार ईरान, परमाणु चाल शुरू। इस पूरे संकट में सबसे बड़ा और घातक मोड़ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आया है। अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद तेहरान के भीतर परमाणु नीति में आमूलचूल बदलाव आया है। खामनेई धार्मिक फतवे के तहत परमाणु हथियार बनाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन अब ईरान की मजलिस यानी कि संसद की परमाणु अप्रसार संधि यानी एनटीपी से पूरी तरह बाहर निकलने पर तीखी बहस चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के पास इस समय लगभग 500 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। ये मात्रा कई परमाणु बम तैयार करने के लिए पर्याप्त है। मोहसिन रजाई का बयान इस नए रुख की पुष्टि करता है। जब अमेरिका हमारे अस्तित्व के खिलाफ ऐसी चौतरफा जंग लड़ रहा है, तो जनता पूछ रही है कि हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए परमाणु हथियार क्यों न बनाएं? داره از هر ابزاری استفاده میکنه برای مجازات ایرانیان صرفاً به یک دلیل، به دلیل پافشاریشون بر حاکمیت و استقلال ملی و سیادت و کرامت خودشون. در این زمینه حتما هشدارهای لازم داده میشه، به خاطر اینکه هر گونه همدستی با آمریکا در پیشبرد एक तरफ ट्रंप अपने मतदाताओं से विदेश में अंतहीन युद्धों को समाप्त करने का वायदा करते रहे, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ ये जंग हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा खर्चीली होती जा रही है। पेंटागन और ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस से युद्ध के खर्चों और खाली होते रक्षा भंडारों को फिर से भरने के लिए 67 अरब डॉलर यानी लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपए के आपातकालीन सप्लीमेंट्री पैकेज की मांग की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक केवल सितंबर के अंत तक ही इस युद्ध की लागत 37.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी और इसमें ईरानी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट एक ऐसी भयावह आग की चपेट में है जिसकी लपटें अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं हैं। ईरान ने एक ऐसी धमकी दे दी है जिसने खाड़ी देशों की रातों की नींद हराम कर दी है। तेहरान का संदेश बिल्कुल साफ है, बेहद तीखा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ, अगर उसकी तेल और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो पूरा अरब ही आग में भस्म कर देंगे। गल्फ कंट्रीज यानी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कतर और कुवैत, इन सभी देशों के ऊर्जा केंद्रों पर ईरान की मिसाइलों की सीधी नोक है। दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस ढांचों को तबाह करने की चेतावनी दी जा चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ओमान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की के जरिए अरब देशों को सीधे संदेश भेजा है कि यदि अमेरिका ने ईरान पर नया सैन्य हमला किया तो तेहरान पूरे अरब क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों, पावर ग्रिडों और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। और ये केवल एक खोखली धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ पर लटका हुआ वो चाकू है जो कटते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ओमान और दूसरे मध्यस्थों के जरिए गल्फ देशों को सीधा और सख्त चेतावनी वाला लेटर भेजा है। इस चेतावनी का लब्बो-लुआब ये है कि अगर गल्फ देशों ने अपने एयर स्पेस या फिर अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए करने दिया, तो तेहरान उन्हें अमेरिका का सहयोगी मानकर उनके रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइनों और पोर्ट्स को फूंक डालेगा। यही वजह है कि रियाद से लेकर अबू धाबी तक भारी खलबली मची हुई है। खाड़ी देश इस युद्ध में न्यूट्रल रहने का दबाव बना रहे हैं और वॉशिंगटन पर लगातार ये जोर दे रहे हैं कि वो तेहरान के खिलाफ ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर में तब्दील हो जाए।
अब ऐसे हालात में देखना ये होगा ईरान को अमेरिका काबू कैसे कर पाता है। क्या ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध ईरान को तबाह कर पाएंगे या नहीं, या फिर अरब देशों पर ईरान बड़ा हमला करेगा।